अब बात करते हैं एक ऐसे शेयर की जो आउट परफॉर्मर है आज के दिन, 7% भाग चुका है, इंडिया मार्ट। मुनाफा 78% बढ़कर आया है। आय में हमने देखा है लगभग 25 से 26% तक की ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही कंपनी ने एक बायबैक का भी ऐलान किया। 4,000 रुपए प्रति शेयर बायबैक के तौर पर ये देंगे, लेकिन सिर्फ 500 करोड़ का ही बायबैक है। हमारे साथ इंडिया मार्ट के फाउंडर और एमडी दिनेश अग्रवाल है। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका। एक शानदार तिमाही रही, नंबर्स पर मैं आऊंगी, लेकिन बायबैक सिर्फ 500 करोड़ तक ही क्यों लिमिट किया है आपने, और क्या प्रमोटर्स इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? जी, तो ये टेंडर ऑफर का बायबैक है, इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और दूसरी बात, जहां तक साइज का सवाल है, तो एक तो हमारी जो नेटवर्थ के हिसाब से जो एलिजिबिलिटी बनती है वो भी करीब 500 से 600 करोड़ के बीच की बनती है, और दूसरा जो हमारे पास करीब 2,500 करोड़ 2,400 करोड़ का कैश है, उसमें 1,200 करोड़ का हमारा डेफर्ड रेवेन्यू भी है। तो इफेक्टिवली देखें तो बाकी 1,200 करोड़ में से हम 500 करोड़ वापस कर रहे हैं। तो 50% जो हमारे पास फ्री कैश अवेलेबल है उसमें से हम इतना वापस कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ये एडिक्वेट साइज है बायबैक का। ओके, जो फ्री कैश अवेलेबल है आपको वो यूज़ कर रहे हैं इस बायबैक में। सर, अब आते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली कोर नंबर्स पे। नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें, और एक यहाँ पे अदर आइटम भी है रेवेन्यू में, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन पहले बात आते हैं मार्जिन्स। इस क्वार्टर के सर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे आपके, और मैं पिछले 3 क्वार्टर से आपकी कमेंट्री सुन भी रहा हूँ मार्जिन्स को लेकर। आप गाइड करते आए हैं। क्या वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मार्जिन जो पिछले 2 क्वार्टर्स में देखा हमने वो पूरा हो चुका है, और यहाँ से अगले 2 क्वार्टर्स के लिए सर, क्योंकि अगले 2 क्वार्टर में आपका एक फेस्टिवल सीजन भी होगा, मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या नजर आ रही है आपको? तो देखिए, मार्जिन के बारे में जैसा मैंने बताया था कि Q4 का मार्जिन तो इस वजह से भी सबड्यूड रहता है, क्योंकि Q4 में हमारा सेल्स इंसेंटिव वगैरह ज्यादा होते हैं और कलेक्शंस भी हाईएस्ट होते हैं। इस वजह से सेल्स कलेक्शन लेड जो कॉस्ट होती है उसकी वजह से मार्जिन कम होता है। तो एक तो आपको इस वजह से दिख रहा है कि सिक्वेंशियली मार्जिन बढ़ा हुआ है, बट अगर आप पिछले साल सेम क्वार्टर से देखें तो मार्जिन शायद आधा 1% कम ही दिखेगा। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि मार्जिन अभी इसी रेंज में 28-29-30% की रेंज में हम कोशिश करेंगे मेंटेन करने की अगले कई सारे क्वार्टर तक, क्योंकि पिछले साल में आपने देखा हमारा खर्चा काफी बढ़ गया है। हमने बहुत सारे लोग भी ऐड किए हैं और बहुत सारी सैलरीज में भी इंक्रीज हुआ है पिछले 18 महीनों में। तो इस वजह से मार्जिन के ऊपर ये हम स्टेबल मार्जिन लगा के चलेंगे इसी 28-29%। ओके, दिनेश जी, कोविड के दौरान आप लोगों ने काफ़ी हद तक वर्क फ्रॉम होम कल्चर पे काम कर रहे थे। क्या सारे एम्प्लॉयज़ अब ऑफिस में आ चुके हैं और प्रीमाइसेस फिर खुल रहे हैं, प्रीमाइसेस आप फिर ऐड कर रहे हैं? और एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, अभी 28-30% के मार्जिन की आपने ट्रैजेक्टरी की बात करी फॉर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, ये सब्सक्राइबर एडिशन कैसा रहा सर इस बार? यूनिक लिस्टिंग्स कैसी थी, और अगले 2 क्वार्टर्स के लिए आउटलुक यहाँ पर आपका? हाँ जी, तो सब्सक्राइबर एडिशन अगर आप देखें तो हमने गाइड किया था कि हम 7 से 8,000 सब्सक्राइबर एडिशन करेंगे, लेकिन हम केवल 5,000 सब्सक्राइबर एडिशन कर पाए हैं। एक वजह तो यह है कि जो हमने कोविड के दौरान करीब 500 रुपए पर मंथ की छूट दी थी कस्टमर्स को, नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए, वो अब हमने विड्रॉ कर लिया। तो कुछ तो फर्क उसका पड़ा है। कुछ अगर आप देखें तो पिछले 18 महीनों में हमने करीब 50,000 से अधिक नए कस्टमर ऐड किए हैं, जिसकी वजह से बेस इफेक्ट थोड़ा हाई है, जिसका फर्स्ट ईयर चर्न पे थोड़ा फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 क्वार्टर तक शायद हम 6,000 7,000 इसी तरह से कस्टमर ऐड करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि क्या हम वापस 8,000 कस्टमर की तरफ जा सकते हैं। ओके, मैं आपसे एक और चीज समझ पूछा था कि वर्क फ्रॉम होम से जी हाँ, हम लोग करीब 80% से ज्यादा लोग अब ऑफिस में जा रहे हैं, क्योंकि सेल्स का तो काम सारा वापस से वर्क फ्रॉम ऑफिस ही हो रहा है। और जहां तक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और कुछ बैकएंड टाइप के प्रोसेसेस हैं, वहां पे लोग अभी हाइब्रिड काम कर रहे हैं। कुछ दिन तक आते हैं ऑफिस और कुछ दिन नहीं आते हैं ऑफिस। दिनेश जी, आपका रफली एवरेज रेवेन्यू पर यूजर या फिर पर सब्सक्राइबर किस तरह का है? और इस क्वार्टर जो आपने सिर्फ 5,000 नए सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं, नॉर्मली हर क्वार्टर में आपका आई थिंक एवरेज 7 से 8,000 के बीच होता था, क्या उस ट्रैजेक्टरी में आगे जाने का कॉन्फिडेंस है? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि अभी हमने 500 रुपए प्रति माह प्राइस बढ़ाया है वापस से, तो उसका करीब 1 से 2 क्वार्टर तक इफेक्ट रहेगा।
तो मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर तो नहीं, लेकिन उसके अगले क्वार्टर से हम वापस से कोशिश करेंगे कि वापस से 7 से 8,000 पहुंचा दें। और जहां तक दूसरा सवाल आपने पूछा, मैं भूल गया था। मैं आपसे पूछ रही थी कि जो सब्सक्राइबर एडिशन है वो 7 to 8,000 ऑन एन एवरेज अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स देख पाएंगे हम? वो अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स नहीं, उसके अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स देख पाए। ओके, क्योंकि आपकी कंपनी लार्जली एसएमईज के साथ डील करती है, आप एक अंदाजन पल्स दे सकते हैं कि वहां पर सेंटिमेंट कैसा है। क्या लग रहा है जब आप ऑन ग्राउंड अपने क्लाइंट से बातचीत करते हैं, उनके बिजनेस में किस तरह की ग्रोथ है रफली? तो अगर आप देखें तो जो कस्टमर थोड़ा एस्टैब्लिश्ड है, मतलब से अगर मैं ऐसे बोलूं कि माइक्रो सेगमेंट में काफी पेन है, क्योंकि पिछले उनकी जो एबिलिटी टू एब्जॉर्ब दी शॉक है वो काफी कम होती है, और दूसरा शॉक आफ्टर शॉक लगे, कोविड 1, कोविड 2 और उससे पहले भी शायद डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, इसकी वजह से वहां पे माइक्रो सेगमेंट में थोड़ी हालत खराब है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर देखें, स्मॉल और मीडियम सेगमेंट में, तो चीजें बेहतर ही हो रही हैं। तो जैसा कि मैं देखता हूँ, अगर आप मेरा आरपू देखें, वो उसका एक अच्छा रिफ्लेक्शन है, एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर, वो कॉन्स्टेंटली पिछले 4, 5, 6 सालों में बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप चर्न देखें तो चर्न का नंबर परसेंटेज वाइज सेम का सेम है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में तो वो बढ़ ही रहा है, क्योंकि कस्टमर बेस भी हमारा पिछले कई सालों में 1 लाख से बढ़ के 2 लाख के उस पार पहुंच गया है। तो इसका मतलब ये है कि माइक्रो सेगमेंट में लोगों के पास स्टेबिलिटी नहीं है अभी भी बिजनेस में उतनी ज्यादा, या ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, या प्रॉफिटेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। ओके, दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। वैसे आपके लिए ये तिमाही अच्छी रही है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ये ग्रोथ आगे भी बरकरार ही रहेगी। दिनेश अग्रवाल, को फाउंडर और ऑफ कोर्स एमडी इंडिया मार्ट के, अपने नंबर्स पर और डिटेल देते हुए। स्टॉक आज का टॉप परफॉर्मर है 9% ऊपर, लेकिन एक स्टॉक जो बड़ा अंडर परफॉर्म बन गया है वो है एचडीएफसी लाइफ। कार्यक्रम की शुरुआत में ये नंबर्स पर हमारी नजर गई थी, मुनाफा थोड़ा सा बेहतर आया है एक्सपेक्टेशन के, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत आई है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में, वीएनबी मार्जिन्स में। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 610 करोड़ पर आया है, 625 करोड़ का अनुमान था। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का मार्जिन 26% पर आया है, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी 27% के ऊपर रहेंगे। अब इतनी गहरे क्रैक्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पिछले क्वार्टर ही कंपनी के मैनेजमेंट ने नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि हम दरअसल अपने वीएनबी मार्जिन्स को और बेहतर कर पाएंगे। हालांकि 25% प्लस उन्होंने मेंशन किया था, ये 25% प्लस है, लेकिन एक नॉक लग रहा है स्टॉक पर। अग्रवाल साहब, आपकी क्विक एनालिसिस, और साथ ही राजेश सातपुते, आप एक टेक चेक तैयार रखिएगा। लेकिन अग्रवाल साहब पहले आप बताइए। देखिए, नंबर्स इनलाइन आए हैं, लेकिन वही जो आपने बताया न्यू बिजनेस में दिक्कत आ रही है, उसको लेकर के बाजार चिंतित है और उस वजह से हम दबाव देख रहे हैं। और अगर कहा जाए तो इससे बेहतर विकल्प उपलब्ध है बाज़ार में। इस वजह से भी जो बाइंग है इंश्योरेंस सेक्टर में खास करके, मुझे लगता है अगर आप वॉल्यूम वगैरह पे ध्यान दो तो जीआईसी आरई पे बहुत अच्छी बाइंग चल रही है, जो कि अगर कहा जाए तो भारत का सबसे बड़ा रीइंश्योरर है। चौथी तिमाही के नंबर स्ट्रॉन्ग आए थे। अभी जो 70% बिजनेस डोमेस्टिक का आता है और 30 इंटरनेशनल आता है, मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि 50-50 कर लेंगे। मार्जिन्स अच्छे बने हुए, मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए वनिस्पत की एचडीएफसी लाइफ के। इवन आईसीआईसी लोम्बार्ड एक बेहतर स्थिति में है। तो आप कह रहे हैं जीआईसी, आईसीआईसी लोम्बार्ड ज्यादा बेहतर ट्रेड होंगे। राजेश अग्रवाल, 4% देखते ही देखते क्रैक कर चुका है स्टॉक, शॉर्ट करेंगे? राजेश सातपुते। हर्षदा जी, देखिए